Hello friends, today we are going to discuss the case of Afcons Infrastructure Limited versus चेरियान वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2010। चलिए इस केस के फैक्ट्स और इशू डिसीजन पे आते हैं। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में अपेलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का, और जिसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन के लिए। तो रिस्पोंडेंट जिनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है अमाउंट को लेकर, तो रिस्पोंडेंट एक केस फाइल करता है ट्रायल कोर्ट में रिकवरी ऑफ सम मनी, और एक और एप्लीकेशन फाइल करता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी फॉर रेफरिंग द मैटर टू आर्बिट्रेशन। बट इसमें अपेलेंट कहता है कि हम आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं और कोई भी एडीआर प्रोसेस के लिए नहीं जाना चाहते हैं, और अपेलेंट मना कर देता है। बट इसमें ट्रायल कोर्ट आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर देती है केस को। तो मैटर आता है हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट में अपेलेंट कंटेंशन रखता है कि हमारा जब कोई प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट ही नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन के लिए हमको रेफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट हेल्ड करता है कि इन दिस केस सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जयेश पांड्या, इस केस में ये कहा गया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विच वॉज नेसेसरी फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट वॉज इनएप्लीकेबल टू रेफरेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। जो प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है वो सेक्शन 89 में जब हम फाइल करते हैं सूट, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, हम ऐसे भी रेफ़र कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट इसमें डिसीजन देती है। तो इसके अगेंस्ट में अपेलेंट अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में दो इश्यूज़ आते हैं। तो पहला इसका इशू देख लेते हैं। इसमें इशू आता है कि तो इसमें फर्स्ट इशू ये होता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ए कोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग सेक्शन 89 एंड ऑर्डर 10 रूल 1A ऑफ सीपीसी। कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट के द्वारा सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी को इम्प्लीमेंट करते हुए। और दूसरा इशू होता है वेदर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़ टू द सूट इज़ नेसेसरी फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। क्या दोनों पार्टीज़ और सारी पार्टीज़ की कंसेंट ज़रूरी है आर्बिट्रेशन में मैटर को रेफ़र करने के लिए। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन और डिसीजन अब देख लेते हैं। तो इस केस में कोर्ट ऑब्जर्व करता है सेक्शन 89 एंड ऑर्डर 10 रूल 1A ऑफ सीपीसी का। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर 10 क्या है सीपीसी का। ऑर्डर 10 रूल 1A सीपीसी का ये कहता है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनायल्स द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज to the suit to opt either mode of settlement outside the court as specified in section 89 clause 1. On the option of parties, court shall fix the date of appearance before such authority as may be opted by parties. इसमें ये मेन ये कहा गया है कि एडमिशंस और डिनायल्स रिकॉर्ड करने के बाद में कोर्ट पार्टीज़ को डायरेक्ट करेगा, जो पार्टीज़ ने मोड चुना हुआ है सेटलमेंट का सेक्शन 89 में, उसी मोड पे पार्टीज़ को डायरेक्ट करेगा कोर्ट की वही वाला आपको एडीआर मेथड चूज़ करना है। तो आप देख लेते हैं सेक्शन 89 सीपीसी का। इसमें मेन ये कहा गया है कोर्ट को अगर लगता है कि एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट एग्जिस्ट करते हैं उस केस में, तो फिर वो पार्टीज़ कोर्ट इसमें फॉर्मुलेट करेगा सेटलमेंट के टर्म्स फॉर्मुलेट करेगा, फिर पार्टीज़ को देगा। उसके बाद उनके ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में फिर उनको रीफॉर्मुलेट करेगा उन टर्म्स को। फिर उनको जो लगता है कि एडीआर प्रोसेस के जो भी 4 मेथड हैं उसमें भेज देगा, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत, मेडिएशन। इन 4 केसेस में भेज देगा कोर्ट। अब इसमें देख लेते हैं कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं सेक्शन 89 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट गाइडलाइन। इसमें कोर्ट ने कहा है व्हेन द प्लीडिंग्स आर कंप्लीट बिफोर फ्रेमिंग इशूज़ द कोर्ट शैल फिक्स ए preliminary hearing for appearance of parties. Court should acquaint itself with the facts of case and nature of dispute. कोर्ट को इसमें क्या करना है, जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी और फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ से पहले कोर्ट एक प्रिलिमिनरी हियरिंग फिक्स करेगा पार्टीज़ के लिए, जिसमें कोर्ट अपने आप को एक्वेंट करेगा फैक्ट्स से और नेचर ऑफ डिस्प्यूट के। केस का नेचर कैसा है और केस के फैक्ट्स क्या हैं, उनको देख के लगता है कि हमको केस को रेफ़र करना चाहिए एडीआर के लिए या फिर हमको कोर्ट में ही इसका ट्रायल चलाना चाहिए। और अगर इसमें
किसी किसी कारण से अगर कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है एडीआर में मैटर को रेफ़र करने के लिए बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज़, तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट इसमें सेक्शन 89 में रेफ़र नहीं कर सकता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू। बट अगर एविडेंस आ गया है उस केस में तो फिर कोर्ट को तो फिर कोर्ट इसमें एडीआर मेथड में रेफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर तो ऐसा तो कोई भी केस का ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट गाइडलाइन इसमें देख लेते हैं। कोर्ट इसमें पहले कंसीडर करेगा केस जो किसी एडीआर मेथड में जा सकता है या नहीं जा सकता है, या फिर उसको कोर्ट के द्वारा ही ट्रायल के जैसे चलेगा वो केस में। अगर उसको कोर्ट को लगता है कि कोई भी केस वो एडीआर मेथड में नहीं जा सकता है, तो उसको एक रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, ब्रीफ ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि ये केस क्यों नहीं एडीआर में जा सकता है। फिर अगर कोई देखते हैं कि इन केसेस विच कैन बी रेफर टू एडीआर, जो केसेस एडीआर में रेफ़र किए जा सकते हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट पार्टीज़ को बताएगी उन 5 एडीआर मेथड्स के बारे में जो पार्टीज़ को एनेबल करेगी अपना ऑप्शन देखने के लिए। फिर कोर्ट फर्स्ट ascertain whether the parties are willing for arbitration। कोर्ट देखेगी कि पार्टीज़ की कंसेंट है आर्बिट्रेशन जाने के लिए या नहीं है, तो कोर्ट ने उनको इन्फॉर्म करेगी आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। फिर दोनों पार्टीज़ अगर राज़ी हो जाती हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए तो कोर्ट मैटर को रेफ़र कर देगा आर्बिट्रेशन के लिए। फिर इसमें देखते हैं अगर पार्टीज़ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं अग्री होती हैं तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट भेजेगा उनको कंसीलेशन के लिए। इसमें अगर दोनों पार्टीज़ अग्री हो जाती कंसीलेशन के लिए तो फिर कोर्ट इसमें कंसीलेशन के लिए भेज देगा अंडर सेक्शन 64 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट। फिर इसमें देखते हैं अगर दोनों ही पार्टीज़ फिर आर्बिट्रेशन और कंसीलेशन दोनों के लिए ही राज़ी नहीं होती हैं तो फिर मैटर किस में जाएगा, तो फिर मैटर किस में जाएगा, जो 3 बचे हुए हैं लोक अदालत, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, इनमें जाएगा, विच जो ज़्यादातर मैटर्स में यही होता है क्योंकि कोई भी पार्टी कंसीलेशन और आर्बिट्रेशन के लिए मानता ही नहीं है। फिर अगर इसमें कोई भी मेथड के लिए अगर कोर्ट ने भेज दिया है मैटर को एडीआर प्रोसेस के लिए, अगर उसमें एडीआर फोरम की रिपोर्ट पे कोर्ट ये पाता है कि एडीआर फेल हो गया है, कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो कोर्ट को इसमें एक डिक्री पास करनी होगी ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी में। अगर रेफरेंस जो है आर्बिट्रेशन और कंसीलेशन में कोर्ट अगर हो गया है, सेटलमेंट अगर हो गया है, तो कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी, ये देखना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ की। फिर अगर इफ़ रेफरेंस इज़ टू एनी अदर एडीआर प्रोसेस, अगर कोई और एडीआर प्रोसेस में रेफरेंस दिया गया तो कोर्ट शुड ब्रीफ रिकॉर्ड द हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ डिस्प्यूट केस डिजर्व टू बी रेफर्ड टू लोक अदालत, मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। फिर कोर्ट ये देखेगी कि द रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 89 that court should formulate or reformulate the terms of settlement would only mean that court has to briefly refer to the nature of dispute and decide upon appropriate ADR process। जैसे कि हमने सेक्शन 89 में देखा था कि इसमें कोर्ट को पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, फिर पार्टीज़ को ऑब्जर्वेशन के लिए देना पड़ेगा, फिर रीफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही वेग डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 89 में, तो इसको कोर्ट ने इसको थोड़ा क्लियरली बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मुलेट रिफॉर्मुलेट बार बार करेगा, इसका मतलब ये है कि कोर्ट को नेचर ऑफ डिस्प्यूट देखना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एडीआर प्रोसेस में केस जा सकता है या नहीं जा सकता है। और इस केस में जो सेक्शन 89 का क्लॉज 2 का क्लॉज सी और डी है, इसमें जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन की जो बात की गई है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेग बात की गई है। इसमें हम देख लेते हैं जो क्लॉज 1 में जो जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट पे ये दिया गया है द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू ए सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन एंड सच इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए लोक अदालत एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वुड अप्लाई। और डी देखते हैं फॉर मीडिएशन द कोर्ट शैल इफेक्ट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें देखने से हमको क्या लगता है, जुडिशियल सेटलमेंट में कोर्ट रेफर कर देगा सूटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए और मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कोर्ट, जबकि ऐसा होता है कि जुडिशियल सेटलमेंट में क्या होता है, इसमें जज असिस्ट करता है, जज इसमें करता है सेटलमेंट, और मीडिएशन में क्या होता है पार्टीज़ अपने आप जाती हैं और एक थर्ड पार्टी इसमें मीडिएशन करता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन ऐसा क्या लगता है कि दोनों की अलग अलग, इसकी ये होनी चाहिए और डी की सी होनी चाहिए। तो इसके लिए कोर्ट ये कहता है कि हम दोनों की सी और डी में दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों की डेफिनेशंस को, तो इससे हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसका प्रोसेस करने के लिए। और इसमें कोर्ट कुछ
कुछ पॉइंट्स बताती है कि एडीआर प्रोसेस में कौन कौन से केस सूटेबल होंगे जाने के लिए और कौन कौन से नहीं होंगे। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। इसमें जो सूटेबल नहीं होंगे एडीआर प्रोसेस में जाने के लिए वो केसेस हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिसेज, केसेस इन्वॉल्विंग ग्रांट ऑफ अथॉरिटी बाय कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी, जैसे कि इसके एग्जांपल है ग्रांट ऑफ प्रोबेट। और देख लेते हैं केसेस ऑफ सीरियस एलिगेशन ऑफ फ्रॉड फॉर्जरी, और इसमें एक्सेट्रा जो भी केसेस सीरियस एलिगेशन के होंगे वो भी एडीआर प्रोसेस में नहीं जा सकते। केसेस अगेंस्ट माइनर डीटीज ल्यूनैटिक्स, ये भी केसेस नहीं जा सकते एडीआर प्रोसेस में। और केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस के भी एडीआर प्रोसेस में ज़्यादातर मैटर नहीं जा सकते, पर वो मैटर जा सकते हैं जिनमें कि 320 सीआरपीसी में जो कॉम्प्रोमाइज़ जिसमें हो सकता है वो वाले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो जा सकते हैं। अब देख लेते हैं केसेस सूटेबल फॉर एडीआर, जो एडीआर में जा सकते हैं केसेस। ऑल कमर्शियल और ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, केसेस अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रेन्ड रिलेशंस, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, and disputes between neighbor, employees, employer, and all cases relating to tortious liability such as motor accident claim, consumer disputes, defamation etc. ये तो इस केस का डिसीजन यही होता है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था जो सेक्शन 18 में दिया गया है, और उनका केस सही से डिसाइड नहीं किया। और दूसरे इशू का इसमें ये डिसीज़न आता है कि कंसेंट दोनों पार्टीज़ की लेनी चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए, बिना पहले प्री एग्रीमेंट हुए आर्बिट्रेशन में मैटर को रेफ़र नहीं कर सकते, तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।